Hello everyone, I hope I am clearly audible and visible to you all guys. So first of all, let me introduce myself. My name is Charu Sharma. I basically belongs to Haryana. My highest qualification is Masters in Zoology and I have a teaching experience of more than 5 years. So today I am here with you guys to discuss a very basic and common topic which is spermatogenesis. As you know well, spermatogenesis is a part of gametogenesis. आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये पार्ट है किसका, गैमेटोजेनेसिस का। अब यहाँ पे बायोलॉजी में बहुत सिंपल है कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब एक टर्म को ब्रेक डाउन करिए और उसके मीनिंग को लर्न करिए। तो पहले हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट मीनिंग लर्न करने वाले हैं, दैट इज स्पर्मेटो एंड द सेकेंड इज जेनेसिस। तो बायोलॉजी में जहाँ भी आपको जेनेसिस टर्म मिले, जेनेसिस वर्ड जहाँ पे मिलता है, इट मीन्स फॉर्मेशन, इट मीन्स फॉर्मेशन। जेनेसिस हो रही है मतलब किसी ना किसी चीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस है मतलब यहाँ पे स्पर्म की क्या की जा रही है, फॉर्मेशन की जा रही है। अगर यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता तो बेसिकली हम बोलते कि वो गैमेट्स की फॉर्मेशन है, स्पर्मेटोजेनेसिस है तो ये स्पर्म की फॉर्मेशन है। ओके, क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे हम बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज वेयर डज इट अकर, कि ये होता कहाँ पे है, कहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है, टेस्टिस। टेस्टिस, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है कि वही गैमेट्स बनाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी कि जो टेस्टिस है वही क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि टेस्टिस में भी पर्टिकुलर कहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, कौन सी ऐसी जगह है टेस्टिस में जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब सबसे पहले मेल के पास पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, पर हम जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक ही टेस्टिस का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास एक टेस्टिस है। तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, एक टेस्टिस में लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स मतलब आप कह सकते हैं कि एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि हम बेसिकली बोलते हैं एक घर में बहुत सारे रूम हैं, वैसे ही इस एक टेस्टिस में अबाउट 250 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। आप घर और रूम से कंपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इस 250 लोब्यूल्स में, इन 250 कंपार्टमेंट्स में 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से, एक टेस्टिस में कितने 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे और उसमें 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, एक घर में बहुत सारे रूम्स और एक रूम में आप सपोज कीजिए 1 2 3 पर्सन रह रहे हैं, है ना। किसी रूम में एक इंसान रह रहा है, किसी में 2, किसी में 3। तो बेसिकली 1 2 3 लोब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 हैं, है ना, 1 2 3 जो हैं। तो यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यही साइट है किसका, स्पर्म की फॉर्मेशन का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जहाँ पे स्पर्म बनता है और आगे जाके क्या होता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के अलग अलग डक्ट से आगे पास हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये मैंने एक टेस्टिस का सेक्शन लिया है ना, टेस्टिस का मैंने यहाँ पे एक सेक्शन कट करके लिया है। इस टेस्टिस में ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं, ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या प्रेजेंट होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो रेड कलर से हमने ट्यूब लाइक इंडिकेट किया है। ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, ट्यूब लाइक ट्यूब्यूल, है ना। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यही साइट है, ये जो रेड वाला पार्ट है यही साइट है स्पर्म के फॉर्मेशन का। स्पर्म यहाँ पे फॉर्म होंगे और आगे जाके कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जब मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का यहाँ पे, जब मैं एक सेमिनिफेरस इसका ट्यूब्यूल का सेक्शन ले रही हूँ, तो यहाँ पे जब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम देख रहे हैं तो वो राउंड स्ट्रक्चर का कुछ हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो टेस्टिकुलर लोब्यूल था उसका एक ट्रांसफर सेक्शन मैंने लिया जिसमें मुझे 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इजीली दिखाई दिए। अब यहाँ पे मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एनलार्ज करके आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे पास है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सबसे पहले क्या होता है, अंदर जो लेयर होती है ना, सबसे पहले जो अंदर लेयर होती है उसको कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर जो सबसे बाहर की साइड लेयर है, जैसे कि मैं बोल दूं कि ये मेरे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से ये सेक्शन है, और यहाँ पे ये बाहर बाहर जो पार्ट है, बाहर जो लेयर बनी हुई है, दिस इज व्हाट इज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल जर्म सेल से बना होता है, जर्म सेल्स गैमेट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम लिया, जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होगी स्पर्मेटोगोनिया। अब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे बेटा मम्मी सेल्स हैं, मदर सेल्स हैं। किसकी मदर सेल है? अब जैसा कि आप जानते हैं एक बेबी का फॉर्मेशन मदर की हेल्प से होता है, तो ऐसा हम मान लेते हैं स्पर्म की मदर सेल कौन है? स्पर्मेटोगोनिया है, और स्पर्मेटोगोनिया की हेल्प से ही यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये था स्पर्मेटोगोनिया, किसके नीचे? जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे। स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है सर्टोली सेल। कौन प्रेजेंट है? सर्टोली सेल। इनका फंक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया थे जिन्होंने काम किया मदर सेल का, ठीक है। अब हम देखते हैं पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये तो हमने देख ली साइट और कौन फॉर्मेशन कर रहा है स्पर्म की, वो, ठीक है। अब प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो किसका प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फॉर्मेशन का वो प्रोसेस है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं एक स्पर्मेटोगोनिया है हमारे पास। स्पर्मेटोगोनिया की प्लोइडी कैसी है? 2n है यहाँ पे, 2n यानी कि बेसिकली उसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सी सेल्स की प्लोइडी n होती है, मेनली जो जर्म सेल्स होती है उनकी प्लोइडी n होती है, और बाकी सेल्स की प्लोइडी कैसी होती है? 2n होती है। 2n यहाँ पे बेसिकली डिप्लॉइड सेल है जिसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और n यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है जिसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? यहाँ मैंने एक स्पर्मेटोगोनिया है हमारे पास, स्पर्मेटोगोनिया है जिसकी प्लोइडी कैसी है? 2n, डिप्लॉइड है उसकी प्लोइडी, और ये मदर सेल है। बेसिकली ये क्या है? मदर सेल है जो एंड में जाके स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो यहाँ स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहा है? सबसे पहले वो माइटोसिस की हेल्प से डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। स्पर्मेटोगोनिया था, है ना, मदर सेल थी, उसने क्या किया? माइटोसिस की हेल्प से अपने नंबर को डिवाइड किया। जैसे कि आप एक स्लाइम ले लीजिए और उस स्लाइम को पहले 2 पार्ट्स में तोड़िए, देन उसको 4 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, सेम उसी तरह से, है ना। उसी तरह से क्या हुआ? ये एक बॉल है, ये स्लाइम का पहला पार्ट है, पहले मैंने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा, फिर इनको आगे जाके अलग अलग 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस की हेल्प से क्या किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, या खुद को और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब क्योंकि इसने माइटोसिस डिवीजन किया है तो इसकी प्लोइडी आगे जाके भी कैसी ही रहने वाली है? इन सेल्स में 2n ही रहने वाली है, डिप्लॉइड ही रहने वाली है। माइटोसिस में आप जानते हैं क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता है, सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस से डिवाइड किया और अपने नंबर को इंक्रीज किया। जब ये स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर को माइटोसिस से इंक्रीज कर लेती है तो ये आगे जाके खुद को क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है। डिफरेंशिएट मतलब एक तरह से स्पेसिफिक बन जाना, किसी काम के लिए, किसी काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना, स्पेसिफिक बन जाना, है ना। जैसे कि हम कहीं भी टूर पे जाते हैं तो अपनी पूरी पैकिंग करके लेके जाते हैं, तो एक तरह से आप उसे बोल सकते हैं डिफरेंशिएट हो गए हैं, है ना, पूरी तरह से तैयार हो गई हैं ये सेल्स, किसके लिए? आगे की प्रोसेस के लिए। तो स्पर्मेटोगोनिया ने खुद को डिफरेंशिएट किया और किस में कन्वर्ट कर लिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन है तो स्पर्मेटोगोनिया ही थी, तो स्पर्मेटोगोनिया ही वही मम्मी सेल, है ना, लेकिन इसने खुद को क्या किया है? पूरी तरह से तैयार कर लिया है आगे की प्रोसेस के लिए। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेम, इसकी भी प्लोइडी 2n ही रहेगी, डिप्लॉइड ही रहेगी प्लोइडी में। इसने आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कौन से डिवीजन से? ऊपर तो माइटोसिस डिवीजन चल रहा था, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो परफॉर्म करेगी मियोसिस डिवीजन। उसने मियोसिस डिवीजन से खुद को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिए। तो बेसिकली आप कह सकते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया था, उसने डिवाइड हुई, मैच्योर हुई, माइटोसिस से अपने नंबर को बढ़ाया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस फर्स्ट का डिवीजन किया, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। रिडक्शनल डिवीजन की हेल्प से खुद को 2 में डिवाइड किया, 2 सेल्स में डिवाइड किया, जिनको हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्योंकि इसने मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन किया है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लोइडी कैसी हो जाएगी? यहाँ पे
एन हो जाएगी, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे इसके पास, हैप्लोइड हो जाएगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने आगे जाके मियोसिस 2 किया, विच इज एन इक्वेशनल डिवीजन, जहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एन ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि n/2 हो जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 2 करके आगे जाके स्पर्मेटिड्स बनाए। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसने आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाई। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने अब आगे डिवाइड करके क्या बनाया, स्पर्मेटिड बनाया। अब ये स्पर्मेटिड ही वो सेल है जो फाइनली डिफरेंशिएट होगी किसमें, स्पर्म्स में। मतलब कि स्पर्मेटिड जो है अब ये अरेंज्ड नहीं है, अब इसकी बॉडी पूरी अरेंज्ड होगी, लाइक एक्रोसोम ऊपर चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पूरे स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, टेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से स्पर्मेटिड्स ने खुद को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके किसमें कन्वर्ट हो गई, स्पर्म में। ठीक है, जिस प्रोसेस को हमने बोला स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरा प्रोसेस आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का। स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस है तो किसी ना किसी चीज का फॉर्मेशन होगा, तो ये हमारे पास। बट द क्वेश्चन इज कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बने। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पहले एक स्पर्मेटोगोनिया थी जो डिफरेंशिएट हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, वो डिफरेंशिएट हुए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फाइनली वो डिफरेंशिएट हुई स्पर्मेटिड में। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसीलिए जो मेल का सीमेन होता है उसमें स्पर्म काउंट इतना ज्यादा होता है, फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, वो हम oogenesis में डिस्कस करेंगे। फीमेल्स में जो एक ही एग की फॉर्मेशन होती है एक बार में, तो इसलिए एग काउंट उतना ज्यादा नहीं होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। मेल्स में बहुत ज्यादा नंबर होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक स्पर्मेटोगोनिया की सेल 4 स्पर्म बना रही है, तो इतनी सारी स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब स्पर्म की फॉर्मेशन के बाद क्या होता है बेटे, देखिए स्पर्म की फॉर्मेशन के बाद स्पर्म जो है वो पूरी तरह उसकी बॉडी बन तो गई है ना, लेकिन उसे जरूरत है किसकी, न्यूट्रिशन की। तो वो जाता है किसके पास, सर्टोली सेल के पास। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि डायग्राम में ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसके आसपास सर्टोली सेल है, ये रही सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना, न्यूट्रिशन देकर पूरी तरह उसको तैयार कर देना। तो सर्टोली सेल क्या करेगी, स्पर्म का जो हेड है वो जाके एम्बेड हो जाएगा, मतलब फिट हो जाएगा सर्टोली सेल में कि मुझे खाना दो, है ना, मुझे खाना दो तभी मैं रेडी हो पाऊंगा किसी चीज के लिए, तभी मैं पूरी तरह मुझ में एनर्जी आएगी कुछ भी करने की। ठीक है, तो ये स्पर्म सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है, इनका हेड न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन लेने के बाद फाइनली रिलीज हो जाता है। कहाँ से रिलीज हो जाता है, सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल से स्पर्म का न्यूट्रिशन लेने के बाद रिलीज होना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या हुआ, स्पर्म का रिलीज होना सर्टोली सेल से। ठीक है, आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन, दैट इज नॉन एज स्पर्मिएशन। ओके, तो ये था हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। एक बार एक क्विक कंक्लूजन लेते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। हमारे पास एक टेस्टिस थी जिसमें 250 कंपार्टमेंट थे, 250 लोब्यूल थे। ठीक है, हमारे एक क्विक कंक्लूजन लेते हैं। हमारे पास एक टेस्टिस थी जिसमें 250 कंपार्टमेंट थे, 250 लोब्यूल्स थे, और एक लोब्यूल ही वो साइट है जिसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने जब एक लोब्यूल का सेक्शन कट किया, हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखे 1 2 3। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें आउटर साइड में जर्मिनल एपिथेलियम होती है, मदर सेल्स होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, और क्या होती है, सर्टोली सेल है। कुछ इनका जब आप सेक्शन कट करके देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो कुछ में आपको यहाँ पे स्पर्मेटेड दिखाई देंगे। ठीक है ना, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन होती दिखाई देगी। उसके बाद किस तरह से स्पर्म की फॉर्मेशन हुई वो देखते हैं। सबसे पहले एक स्पर्मेटोगोनिया था हमारे पास, उसने माइटोसिस के थ्रू डिवाइड किया, अपने नंबर को इंक्रीज किया ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म बन सके। उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया थी वो डिफरेंशिएट हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में उसने अपना मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन करके अपने क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया, क्योंकि जर्म सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। हाफ करने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने एक और डिवीजन किया मियोसिस 2, और क्या बनाए, स्पर्मेटिड बनाए जो ज्यादा डिफरेंशिएटेड थे, और जिनसे फाइनली स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई। स्पर्म जो थे वो सर्टोली सेल में लास्ट में अपने न्यूट्रिशन के लिए एम्बेड हो जाते हैं, और वहां से वो न्यूट्रिशन लेके निकल जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, और बेटा देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म की फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन का प्रोसेस। और एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस।
देखिए यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोसाइट की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है दैट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो नेम के अकॉर्डिंग आप इसको क्लियरली डिवाइड कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द hormonal control of spermatogenesis. Okay, so this is the end of our today's lecture. Thank you guys.